दीदी एक तो अपनी आवाज बंद कीजिए बेटा ना। जो भी स्टूडेंट जिसका ऑडियो है वो म्यूट नहीं है वो कीजिए। निकिता, प्रिया। यस सर। हाँ बेटा, ये ऑडियो अगर आप क्वेश्चन करना है क्या आपको कल वाले से? कल आपने कुछ पढ़ा, ये पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उससे प्रश्न करना है क्या? यस सर। हाँ बेटा, बोलिए बेटा। हाँ सर, आपने द्वितारक सिद्धांत नहीं बताया। हाँ द्वितारक सिद्धांत। बेटा, वो ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में आज बताऊंगा ना, वो तो मैटर अलग है, हम ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं ना। वो एक विद्वान था होयल, उसके बारे में लास्ट में अपना टॉपिक रह गया था। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी ग्रहों की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांत आज पढ़ेंगे। दोनों बताऊंगा मैं, एक एक चीज बताऊंगा जो आप प्रश्न आपका है, सारे प्रश्न हैं उनके जवाब दूंगा, ठीक है। देखिए, हमने कल पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ओके। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने पढ़ा, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ जो सिद्धांत है, जिसमें विद्वान का नाम एक बार एडविन हब्बल, इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है, और इन्हीं के आधार पे जो बेल्जियम के पादरी थे, नाम कल बताया था मैंने, जॉर्ज लेमेटर। लेमेटर ने इस आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की थी। कौन सी थ्योरी पढ़ी थी कल हमने? कौन सी थ्योरी पढ़ी थी बेटा? कल ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ा था, उसका नाम क्या था? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा था बेटा? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक मत था, इसने तो कहा था कि संकुचित था, फिर गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ, आपसी घर्षण हुआ, घर्षण से विस्फोट हुआ, पदार्थ काफी दूरी में फैल गया कुछ सेकंड के अल्पांश में, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत जो था, इससे रिलेटेड एक सिद्धांत और था जो ब्रह्मांड की थ्योरी को बता रहा था, लेकिन उसका खंडन हो गया। स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत, ये बेटा होयल का स्थिर अवस्था सिद्धांत। होयल ने कहा कि ब्रह्मांड जो था वो स्थिर अवस्था में था। उसकी जो मैंने बोला था आकाश गंगाएं हैं, जो पिंड है, वो एक ही जगह स्थिर थे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और उसी के आधार पर ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, ठीक है। वो ये है सिद्धांत, जो स्थिर अवस्था सिद्धांत था, वो ब्रह्मांड निर्माण की परिकल्पना को साकार नहीं कर रहा था। तो इस सिद्धांत आते ही क्या हो गया? खारिज हो गया। इस सिद्धांत को क्या कर दिया? प्रतिपादित हुआ, लेकिन ये सिद्धांत सामने नहीं आया, क्योंकि इसको पहले क्या कर दिया गया? आलोचित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसने कहा कि सारे जो तत्व है वो सारे स्थिर है। तो स्थिर है तो फिर गति कैसे हुई, विस्फोट कैसे हुआ? इनकी दूरी बोले बराबर है, सबकी दूरी एक निश्चित दूरी पे सारे पदार्थ है पड़े हुए, कोई हलचल ही नहीं है। तो हलचल नहीं है तो फिर आकाश गंगाओं का विस्तार इतना बड़ा कैसे हो गया? तो इस सारी स्थिति के कारण इस सिद्धांत का खंडन हो गया। कौन से का? आपके होयल के स्थिर अवस्था सिद्धांत का। आपकी बुक में नाम है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि बुक में है कि ब्रह्मांड उत्पत्ति से जो एक सिद्धांत जुड़ा हुआ सिद्धांत है वो कौन सा है? होयल का सिद्धांत। लेकिन कोई भी सिद्धांत जिसका खंडन हो जाता है वो सिद्धांत नहीं चलता, और किसी सिद्धांत की आलोचना नहीं होती है लंबे समय तक, वह सिद्धांत लंबे समय तक चलता है। समझ में आ गई बात मेरी? समझ में आ गई क्या? आज हम पढ़ेंगे, हमने तारों की उत्पत्ति पढ़ी थी कल,
तारों की उत्पत्ति। और तारों की उत्पत्ति के लिए बताया था कि जो ब्रह्मांड में जो पदार्थ है, इन पदार्थों में गुरुत्वाकर्षण की विसंगति, यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है, उस विसंगति के कारण इसमें दो ही प्रकार के गैसें हैं पूरे ब्रह्मांड में, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम गैस में क्या हो रही थी, कन्वर्ट हो रही थी। और इसको बेटा बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और संलयन। कल पढ़ा था ना, नाभिकीय संलयन के कारण किसका निर्माण हुआ? आपके तारों का। तारों से ही आपके क्या बनी है भाई? असंख्य तारों का समूह है। असंख्य तारों का समूह है, क्या कहलाएगी? आकाश गंगा। और हमारे ब्रह्मांड में असंख्य, यानी कहने का मतलब 100 अरब से भी ज्यादा आकाश गंगाएं, और एक आकाश गंगा में 100 अरब से भी ज्यादा क्या है? तारे है। और हमारी जो आकाश गंगा है, ये इसको हम सौरमंडल के साथ पढ़ेंगे। हमारी आकाश गंगा को हम बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, और हमारी आकाश गंगा में एक जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला, जिसमें असंख्य तारे हैं। उन तारों के कारण हमें दूध की सी, मतलब सफेद नदी सी दिखाई देती है, इस कारण से बोलते हैं दुग्ध मेखला। लेकिन आज इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा तारों की उत्पत्ति कब हुई थी? कल पढ़ा हमने तारों की उत्पत्ति का काल। प्रश्न आपके सामने, तारों की उत्पत्ति का काल। कल हमने पढ़ा था बेटा इसको। तारों की उत्पत्ति का काल था 5 से 6 वर्ष अरब पूर्व। पूर्व, और ब्रह्मांड का 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की परिकल्पना अच्छी तरह समझ में आ गई। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रहों के निर्माण की परिकल्पना। ग्रह निर्माण की परिकल्पना, ग्रह निर्माण परिकल्पना। देखो, ग्रह निर्माण के लिए सबसे पहले जो विद्वान थे जिन्होंने ग्रह निर्माण के बारे में कहा, उनका नाम है फ्रांसीसी विद्वान है। एक चीज मैंने बताई थी बेटा आपको, पोसिडोनियस। पोसिडोनियस कौन है? पोसिडोनियस कौन है? भौतिक भूगोल के जनक। जनक है। उस समय मैंने एक बार, आपने नोट डाउन किया हो तो मैंने यूनानी भूगोल बताया लिखवाया ना, इसमें देखना एक बार। पोसिडोनियस यूनानी भूगोलवेता है। क्या है बेटा? यूनानी भूगोलवेता है, भूगोलवेता। यूनान के। ठीक है, फ्रांसीसी भूगोलवेता जिसका नाम है कास्टे दा बफन, उन्होंने 1749 में ग्रह निर्माण के बारे में सबसे पहले बताया। तो आप ये चीज नोट करते जाना। फ्रांसीसी विद्वान का नाम है कास्टे दा बफन। क्या नाम बेटा? कास्टे दा बफन। कास्टे दा बफन ने सबसे पहले किसके बारे में बताया? ब्रह्मांड, सॉरी, ग्रह निर्माण के बारे में। कब बताया? 1749 में बताया। ठीक है, और ग्रह निर्माण से जुड़ी परिकल्पनाओं में अभी बेटा आपका स्टार्टिंग में प्रश्न था कि साहब आपने द्वैतवाद नहीं बताया। द्वैतवादी परिकल्पना क्या होती है? तो कास्टे दा बफन ने ग्रह निर्माण के बारे में बताया, और यह अद्वैतवादी परिकल्पना का समर्थक था। समझना, ग्रह निर्माण से जुड़ी हुई परिकल्पना को हमने दो भागों में बांटा है। पहली अद्वैतवादी परिकल्पना, दूसरी द्वैतवादी परिकल्पना। बेटा अद्वैत, और द्वैत, जिसमें दो नहीं है। दो नहीं है तो कितना है बेटा? फिर एक ही है। दो नहीं है यानी एक ही है। इसका मतलब
ग्रहों के निर्माण के लिए एक पदार्थ या एक जो वस्तु है या एक जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उसका उपयोग, एक पदार्थ का उपयोग यानी एक ही ऑब्जेक्ट है उसके माध्यम से ग्रहों का निर्माण हुआ है, ऐसी परिकल्पना है बेटा अद्वैतवादी परिकल्पना है। द्वैत यानी दो, यानी ग्रहों के निर्माण में, ग्रहों के निर्माण के लिए सर। हाँ जी सर मैं बुक्स नहीं आऊँ क्या अभी आज? हाँ, बुक्स सब ले लीजिए बेटा। ओके सर। ये सबके ऑडियो ऑफ है ना? यस सर। बुक्स कहाँ से, अभी कहाँ से अपने बुक सेलर से लाने की बात कर रहे हो क्या? कितने स्टूडेंट है जिन्होंने बुक खरीद ली? सबने खरीद ली होगी? यस सर। ठीक है, ओके। देखिए समझ में आ रही है बेटा? ग्रहों के निर्माण के लिए दो ऑब्जेक्ट यानी दो पदार्थ, दो पदार्थ जिनसे ग्रहों का निर्माण माना गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अद्वैतवादी परिकल्पनाएं कौन कौन सी है और फिर पढ़ते हैं द्वैतवादी परिकल्पनाएं कौन कौन सी है। तो ध्यान से समझना बेटा, ये चीज समझ में आ गई भाई? निखिल, निखिल सर भाई आपने पूछा द्वैतवादी सर नहीं समझाई, तो द्वैतवादी का मतलब है जिसमें ग्रहों के निर्माण के लिए दो यानी दो तारों की बात की गई। अद्वैतवादी का मतलब है एक तारे की बात की गई, ठीक है ना? अब देखो, यस सर। अब हम बात करते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना। नोट करवा रहा हूँ बेटा, नोटबुक लेके बैठा करो, जिससे क्या है कि कुछ बिंदु है जो आप सामने सामने लिखते रहो, ठीक है। पोसिडोनियस की बात आए तो वो यूनानी है, क्योंकि मेरे को जब तक याद आ रहा है कि गलती से आपने फ्रांस तो नहीं लिखवा दिया, एक बार थोड़ा सा देख लेना, यूनान की है। हेकेटियस भी यूनानी है, हेरोडोटस जो इतिहास के जनक है वो भी यूनानी है, पोसिडोनियस भी क्या है? यूनानी है। अद्वैतवादी परिकल्पना, अद्वैतवादी परिकल्पना, इस परिकल्पना में देखें तो दो परिकल्पनाएं फेमस है इसकी। सर धुंधला दिख रहा है। हाँ बेटा, धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है बेटा, एक स्टूडेंट की हाँ। समस्या है धुंधला दिख रहा है, इसका मतलब आप अपने नेटवर्क को सही करो, ठीक है। देखो अद्वैतवादी का मतलब यहां पर है एक परिकल्पना इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, नाम लिख लेना बेटा, वायव्य राशि परिकल्पना कौन सी है? इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है। दूसरी परिकल्पना है आपके लाप्लास, लाप्लास, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लिखा हुआ है क्या हुआ बेटा? इमैनुअल कांट के आगे क्या लिखा हुआ है? वायव्य राशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की कौन सी है? निहारिका परिकल्पना, ठीक है तेजस्वरी? यस सर। आगे समझे? अब आगे देखते हैं पहली परिकल्पना। बुक में बेटा पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप अगर इन परिकल्पनाओं को डिटेल से पढ़ रहे हैं
तो आगे भी आपको कुछ नॉलेज रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूं इमैनुअल कांट। सर हाँ जी, सर मैंने आज ज्वाइन किया, तो पहले का पढ़ा हुआ। पहले का पढ़ा हुआ मैंने- आपके ईआरपी पे आ जाएगा। और भी स्टूडेंट जो आपके संपर्क में हैं, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम चुनी है, उन स्टूडेंट्स को हम कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके संपर्क में आए तो आप भी उन्हें कहिए कि क्लास लग रही है। लेकिन देखो ईआरपी पे जो आएगा वो 7 डेज का अंतर होगा। उसमें लाइव में क्या होता है, आप प्रश्न कर रहे हो, ईआरपी पे आप प्रश्न नहीं कर सकते हो। जिनके घर में मोबाइल की सुविधा है ऑलरेडी, उनको क्लास लेनी चाहिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको हम भी कॉल करते हैं, और आप भी अगर संपर्क में हो तो बताइए, ठीक है। यस सर। इमैनुअल कांट बेटा जर्मनी के थे, जर्मन भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता इमैनुअल कांट ने 1755 आपकी बुक में बेटा गलत दिया हुआ है, उसको सही करना। आपकी बुक में 1796 दिया हुआ है, उसको आप राइट कर लेना। 1755 में इमैनुअल कांट ने, अगर कांट की परिकल्पना में आपकी बुक में देखना 1796 तो किसकी है, लाप्लास की परिकल्पना है। 1796 किसकी है, लाप्लास की है। और कांट की कब आई थी, 1755 में। 1755 में कांट ने अपनी परिकल्पना दी, कौन सी, वायव्य राशि परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना दी, वायव्य राशि परिकल्पना। यहाँ इसकी परिकल्पना जो थी उसमें इसने कहा कि ब्रह्मांड में फैला हुआ जो पदार्थ है, जिसने क्या कहा है, जिसको इसने क्या कहा, वायुपुंज। क्या कहा, वायुपुंज, यानी वायु का एक भाग। यह ब्रह्मांड का जो पदार्थ है वो कौन सी अवस्था में था बेटा, इसने कहा यह पदार्थ स्थिर अवस्था में था, ठीक है, शीतल था। सर वायुपुंज किसे कहा? वायुपुंज बेटा ब्रह्मांड में जब हमारा ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड में जो पदार्थ थे वो छोटे छोटे वायु के कणों के रूप में क्या हो गए, दूर दूर तक फैल गए। उसी में ये पदार्थ जो थे वो आपस में धीरे धीरे क्या हुए, पास में आए ग्रेविटी फोर्स के कारण। और यह जो पदार्थ थे इनको इसने क्या कहा, वायुपुंज कहा, वायु का एक भाग कहा। किसने, कांट ने। क्या कहा बेटा, वायु का एक भाग कहा। और इसने कहा ये वायु का भाग शीतल था, स्थिर था और कठोर यानी ठोस था। यहां आते ही इन्होंने गलती कर दी, और यही गलती इस इनकी परिकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण आलोचना बनी। कौन सी, इन्होंने कहा यह पदार्थ स्थिर था, शीतल था और कठोर था। अब इन्होंने अपनी ही परिकल्पना में थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि यह पदार्थ था वो स्थिर नहीं था, और यह पदार्थ के साथ गतिशील था। और इस पदार्थ की गति के कारण, इस पदार्थ की गति के कारण इसमें ताप उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, ताप उत्पन्न हुआ। और ताप उत्पन्न होने के कारण ये संकुचित पदार्थ था जो कठोर अवस्था में था, ये प्रसारित होने लगा। क्या होने लगा, प्रसारित होने लगा। किसने कहा, कांट ने। अपनी ही परिकल्पना, और अपनी ही परिकल्पना को उन्होंने क्या किया, बदल दिया। उन्होंने पहले क्या बताया बेटा, ये पदार्थ कैसा था, स्थिर था, शीतल था और कठोर था। देखो हम अगली परिकल्पना पढ़ेंगे लाप्लास वाली। तो लाप्लास की परिकल्पना जो आई वो परिकल्पना इमैनुअल कांट की परिकल्पना की आलोचनात्मक संशोधन था। उसने संशोधन किया बाद में, किस चीज में, ये क्या था, स्थिर, शीतल, कठोर, इसने पहले बताया। बाद में इसने क्या कहा कि ये आद्य पदार्थ था, एक दूसरे से टकराने लगा, टकराने से इसमें घर्षण हुआ, घर्षण से क्या हुई, ऊष्मा आई, ऊष्मा के बाद यह पदार्थ था वो क्या है, फैलने लगा। पहले क्या था, कठोर, अब क्या हुआ, फैलने लगा और वह दूर दूर जाने लगा। और इसमें ताप में निरंतर वृद्धि होने लगी। इसमें क्या निरंतर वृद्धि होने लगी। पहले शीतलन था, पहले ठंडा था, और अचानक पहले स्थिर था, और अचानक इसमें गति कहां से आ गई। ये इसकी पहली आलोचना है। पहले स्थिर था और अचानक गति कहां से। इसने तो कहा कि इसमें जो गति आई है उस गति के पीछे
कारण है कि इसमें जो कण थे उनमें ग्रेविटी क्या था, अंतर था, और ग्रेविटी के अंतर के कारण क्या है, इसमें गति आ गई। इसने न्यूटन के सिद्धांत को मुख्य माना, ये और ध्यान रखना। इसने अपनी परिकल्पना जो दी ना, उस परिकल्पना का आधार क्या माना, न्यूटन का सिद्धांत। बताओ न्यूटन का कौन सा सिद्धांत था, 10th में पढ़ के आए हो बेटा? न्यूटन का सिद्धांत कौन सा था भाई? सर आइजैक न्यूटन कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा? बताइए निकिता, 10th में पढ़ा? निखिल, चंचल, न्यूटन का सिद्धांत ग्रेविटी फोर्स नहीं था, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत नहीं था? मैं नहीं पता क्या? साइंस में पढ़ी होगी थ्योरी। तो ग्रेविटी फोर्स आंसर पढ़ी थी। पढ़ी थी ना, न्यूटन के सिद्धांत, कितने नियम, 3 4 5 नियम जो भी है, ठीक है। अब इसके क्या, तो न्यूटन का सिद्धांत, इसने न्यूटन के सिद्धांत को मुख्य माना। एक एक चीज समझना। फिर ये जो इसने कहा कि अचानक इसमें गति हुई, गति से इसमें संकुचन था, वो विस्तारित होने लगा, ये पदार्थ बढ़ने लगा। अब इसने कहा कि पदार्थ विस्तारित होने लगा। आगे एक गलती और कर दी। न्यूटन का आधार कैसे माना? है? न्यूटन के सिद्धांत को आधार कैसे माना? कौन सा? सर इसने न्यूटन के सिद्धांत को आधार माना, कैसे माना? न्यूटन का आधार, न्यूटन के सिद्धांत को आधार कैसे माना? क्योंकि इसने अपने सिद्धांत में ग्रेविटी को प्राथमिकता दी। इसने कहा कि पहले स्थिर था, लेकिन ग्रेविटी डिसऑर्डर के कारण क्या है, इसमें गति होने आरंभ हो। तो ग्रेविटी डिसऑर्डर को उसने क्या मान लिया, आधार मान लिया कि जो पहले स्थिर पदार्थ था वो उसकी गलती हो गई कहना। अब इसने कहा कि गति कैसे आई, तो बोला ग्रेविटी कारण आ गई। ग्रेविटी कारण छोटे कण बड़े कण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और उसमें गति आ गई, और वो कण आकर्षित हुए तो उसमें क्या बढ़ गया, तापमान बढ़ गया। तापमान इतना बढ़ा, इसने कहा तापमान इतना बढ़ा कि पदार्थ है वो क्या हुआ, फैलने लगा। अब इसने कहा कि पदार्थ क्या हुआ, विस्तृत होने लगा, पदार्थ में वृद्धि होने लगी। तो इसने कहा पदार्थ में वृद्धि हुई, और पदार्थ में वृद्धि होने के कारण गति में वृद्धि हुई। दूसरी आलोचना का शिकार हो गया। बताओ, कोई बड़ा पदार्थ उसमें गति बहुत ज्यादा हो जाएगी क्या? एक हल्का है उसमें गति, और एक भारी है उसमें गति। तो इस बड़ा पदार्थ जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें गति क्या होगी, कम होगी। तो इसने इस सिद्धांत को, जिसमें पदार्थ में वृद्धि के साथ साथ गति में वृद्धि बताई, तो इसका भी क्या हुआ, खंडन हुआ कि पदार्थ में वृद्धि जो है, मैं आलोचना भी कर रहा हूं साथ साथ, पदार्थ में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होना संभव नहीं है। ठीक है। तो इसने आगे बताया कि ये जो निहारिका है, इस निहारिका के अंदर इस वायु राशि के अंदर देखें तो जैसे जैसे पदार्थ बढ़ा, गति बढ़ी, तो इसमें एक बल उत्पन्न हुआ जिसे बोलते हैं बेटा केंद्र अभिसारित बल। सारित बल इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कोई भी वस्तु जब घूमती है तो आप जैसे एक बॉल को आप एक रस्सी से बांध लीजिए और उसको घुमाइए। जैसे आप घुमाओगे तो बॉल अचानक क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और जब आप उस बॉल को छोड़ोगे तो वह बॉल आपके पास नहीं आएगी, वो दूर जाके गिरेगी। ये सेंट्रीफ्यूगल केंद्र अभिसारित बल है, जो केंद्र से क्या है, दूर भेज रहा है। ये उत्पन्न हुआ तो इस वायु राशि से जो पदार्थ है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो टूट करके हैं बाहर की ओर जाने लगे।
इसने कहा इससे 9 छल्ले निकले। क्या निकले? 9 छल्ले निकले अलग अलग। कितने छल्ले निकले? 9 छल्ले निकले, 9 गांठ निकली। और वो धीरे धीरे क्या हुई, चक्कर लगाते लगाते मूल पदार्थ रह गया, उस मूल पदार्थ के चक्कर लगाते 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 और वो क्या हो गई, शिथिल हो गई। और किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या? किसका? ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कौन सा है बल? केंद्र प्रसारित बल। प्रसारित बल, अभिसारित नहीं, प्रसारित बल। सेंट्रीफ्यूगल, केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार रिपीट कर देता हूँ। इमैनुअल कांट ने अपनी परिकल्पना दी वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना ने देने वाले ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1755 में परिकल्पना दी। इन्होंने कहा वायु का एक पुंज था जो कौन सी अवस्था में था? स्थिर अवस्था में था, शीतल अवस्था में था, कठोर अवस्था में था। न्यूटन के सिद्धांत को इसने माना, लेकिन गणितीय नियम जो है उसके अकॉर्डिंग यह सिद्धांत खरा नहीं उतरा। इसके कारण इसकी क्या हो गई? आलोचना हो गई। पदार्थ में वृद्धि हो रही है तो गति में वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसने कहा केंद्र प्रसारित बल के कारण जो गुणन करता हुआ पदार्थ है उससे 9 छल्ले अलग हुए। जैसे ये इस प्रकार से, ये वायु स्वरूप था, पहले स्थिर था, फिर ये घूमता रहा तो इससे पहले एक छल्ला निकला, फिर इससे दूसरा छल्ला निकला, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार से मेन पदार्थ तो रह गया, जो अपशिष्ट था उससे क्या बना? वही अपना सूर्य। और बाकी से क्या बने? ग्रह। अपशिष्ट रह गया, उससे तो क्या बना? सूर्य। और बाकी से क्या बने? ग्रह। ठीक है। तो इससे कितने छल्ले निकले? 9 छल्ले निकले। तो इस प्रकार इसने वायव्य राशि यानी वायु के पुंज के आधार पर ग्रहों के निर्माण को स्पष्ट किया। किसने भाई? किसने किया? इमैनुअल कांट। किसने? इमैनुअल कांट। कहाँ के थे? कहाँ के थे? जर्मनी के। जर्मनी के। ठीक है। अब इनकी आलोचना की बात करें तो आप आलोचना की बिंदु लिख लिए, मैं एक एक करके बोल रहा हूं। क्या आलोचना हुई? सबसे पहले उनकी आलोचना हुई कि जो इसके कणों में आपसी टकराव हुआ, कणों में आपसी टकराव हुआ तो इसमें भ्रमण गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भाई कणों में जब आपसी टकराव होता है तो भ्रमण गति है उसमें भी बदलाव आना चाहिए। भाई कोई चीज है और हम उसको फेंक रहे हैं और मान लो कोई चीज उससे टकराती है तो उसके जो गति है उसमें बदलाव तो आना चाहिए ना। तो इसने कहा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भ्रमण गति में। और ये बोल रहा है कि भ्रमण गति क्या हो रही है? बहुत ही तेज हो गई। भाई कण टकराए और उसकी गति है अपने आप ही क्या हो गई? तेज हो गई। तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरी इसने जो आलोचना, जो इसकी आलोचना है वो है कि परिकल्पना में जो आदि पदार्थ इसने बताया। आदि का मतलब है जो ब्रह्मांड में निर्मित पहले का पदार्थ है। उस पदार्थ में जो वायु पुंज से बोला उसमें गति अपने आप ही कहां से आ गई? ये है भी इसकी क्या है? आलोचना है। वो कोणीय आवेग जो है, सॉरी गति है, वो कैसे अपने आप ही उत्पन्न हो गई। और इसने कहा कि निहारिका जो है उसके आकार में भी क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी जब ताप बढ़ा। तो आकार में निहारिका बोल दो, वायु का पुंज बोल दो। ठीक है। वायु पुंज निहारिका। निहारिका किसने बोला? बस नाम अलग अलग दे दिया, मतलब एक ही है। लाप्लास ने क्या नाम दिया उसको? निहारिका। उस वायु की पुंज को फिलामेंट्स दे दिया। इसने क्या दिया? वायु का पुंज। तो ये वायु का पुंज है, इसमें बोला कि इसकी गति बढ़ी और गति के साथ बोला कि इसका आकार भी बढ़ा सा। गति बढ़ी और इसका क्या बढ़ा? आकार बढ़ा। लेकिन बात आती है कि गति बढ़ने की स्थिति आकार बढ़ने से संबंध नहीं रखती है। आकार बढ़ता है तो गति कम ही होगी, गति बढ़ेगी नहीं। ये जो कमियां हैं इसमें रखी और इन्हीं सभी कमियों को दूर करते हुए अगली परिकल्पना आई, जिस परिकल्पना का नाम है
परिकल्पना है फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। देखो, कोई भी व्यक्ति आपसे बात करता है और हम यूं मान लें एक डिबेट हो रहा है और डिबेट में आपको कुछ बिंदु मिले हैं, आपको उसी डिबेट में कुछ बिंदु है उस पर बोलना है। एक व्यक्ति आपसे पहले गया, उसने बात की, दूसरा गया, उसने बात की, आपका नंबर 10वां आया, आपने उसकी समस्त बातों को सुना और डिस्कस किया कि हाँ इसमें क्या गलत है क्या सही है। तो जो गलतियां है उसको सुधारते हुए हम क्या करेंगे, अपना परफॉर्मेंस देते हैं, या आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्या क्या गलतियां हुई उसको देखते हुए आप परफॉर्मेंस देते हो। वैसे ही कांट ने जो गलतियां की उस गलतियों में सुधार करते हुए, जो आलोचनाएं हुई उस आलोचनाओं के बिंदुओं में सुधार करते हुए 1796 में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपनी परिकल्पना दी और उसने परिकल्पना का नाम रखा निहारिका। उन्होंने कहा कि जो ये वायु का पुंज है ये तप्त, गैसीय और गतिशील था। तप्त था, उसने कहा था कठोर था, इसने कहा तप्त है, उसने कहा शिथिल था और स्थिर था, इसने कहा तप्त, गैसीय और गतिशील था। यहाँ उसकी परिकल्पना के जो खंडन हुआ उस बात को इसने पहले ही सिद्ध कर दिया। दूसरा कि उसके कणों में गति उत्पन्न हो रही थी, गति चालू थी ऑलरेडी, ठीक है, उसके टकराव हो रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद में इसने कहा कि जो निहारिका थी उस निहारिका का रूप घूर्णन कर रहा था, निहारिका घूर्णन कर रही थी और घूर्णन के कारण इस निहारिका में एक फिलामेंट्स, उसने तो कहा अलग अलग छल्ले निकले, उसने तो क्या कहा ये घूम रही है और इससे क्या है अलग अलग छल्ले निकले 9, लेकिन इसने ये नहीं कहा, इसने कहा एक छल्ला निकला, एक छल्ला बाहर निकला, ठीक है, गति कारण एक छल्ला बाहर निकला और उसी एक छल्ले से आपके 9 छल्ले बने, यानी 9 ग्रह बने। थोड़ा सा अंतर हो गया परिकल्पना में, एक तो तप्त थी, गैसीय थी और गतिशील थी। फिलामेंट्स जिसको इसने निहारिका कहा, ये जो वायु का पुंज था जिसे निहारिका कहा, इससे गतिशीलता के कारण वही केंद्र प्रसारित बल उत्पन्न हुआ और इससे एक छल्ला बाहर निकला, एक छल्ला बाहर निकला, ठीक है, और उस एक छल्ले से 9 छल्ले बने। क्या हुए? 9 छल्ले बने। फिर वो धीरे धीरे चक्कर लगा रहे थे उसके चारों तरफ, तो चक्कर लगाने से उनमें क्या आया, उसमें शीतलन आया। शीतलन का मतलब उनका टेम्परेचर डाउन होने लगा और वो छल्ले बने थे वो धीरे धीरे कौन सी अवस्था में आने लगे, ठोस अवस्था में आने लगे। और ठोस अवस्था में आने के कारण किसका निर्माण हुआ बेटा? ग्रहों का निर्माण हुआ। ये परिकल्पना किसने दी? ये विद्वान का नाम क्या है? विद्वान का लाप्लेस। हाँ, लाप्लास। कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है। कब दी परिकल्पना? 1796। और परिकल्पना का नाम क्या था? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। उसने संशोधन किया कि उसने कहा कि पहले से ही तप्त था, गैसीय था, वह ब्रह्मांड बना ही तो था, और ब्रह्मांड के बनने के बाद बताया जाता है कि ग्रहों का निर्माण जो हुआ, ये ग्रहों का निर्माण हुआ 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व। 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी जो बनी ना, पृथ्वी का निर्माण माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी बनी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। चंद्रमा का निर्माण हो जाता है 4.4 अरब वर्ष पूर्व और तारों का निर्माण माना जाता है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। पहले तारे बने तो ग्रसन था, तप्त था,
तापमान बढ़ा हुआ था, उससे के बाद क्या बने, आपके ग्रह बने, और ग्रह जो बने उनके जो छल्ले रह गए। भाई इसने कहा कि जो एक भाग निकल गया, उसने कहा जो फैला हुआ भाग था वो संकुचित हो गया, संकुचित हो गए पिंड बने, पिंड के बाद कोई रह गया वो क्या बन गया, उसका उपग्रह बन गया। उसने कहा भाग अलग हुआ, और ये भाग अलग होकर के जैसे चक्कर लगा रहा था, तो इसमें क्या है, एक एक छल्ले अलग होते गए, और छल्लों के साथ जो भाग टूटे वो क्या बन गए, उसके उपग्रह बन गए। क्या बन गए, उपग्रह बन गए। ये किसकी बात है, लाप्लास की। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या, समझ में आ गया। क्यों अपनी बुक नहीं में आया सर। केवल ये दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, ज्यादा अपनी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये कंप्लीट आपको दोनों बता दिए। अब अपनी बचती है द्वैतवादी परिकल्पना। कौन सी बेटा, द्वैतवादी परिकल्पना। ठीक है, द्वैतवादी परिकल्पना हम कल पढ़ेंगे। द्वैतवादी परिकल्पनाओं में अपने जो परिकल्पना कोर्स में है, एक तो है चेम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु सिद्धांत परिकल्पना, और एक जेफरीज और जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, दो परिकल्पनाएं आपकी मुख्य है जो अपने पाठ्यक्रम में है, इनको हम कल पढ़ेंगे। समझ में आ गया बेटा। और कोई प्रश्न पूछना है बेटा, कोई प्रश्न करना है क्या किसी स्टूडेंट को? हाँ सर मैंने ना कल क्या, सर मैंने अभी तक बुक्स नहीं करी थी, तो सर मैं पहले का पढ़ा हुआ कैसे पढ़ूंगी, वो तो ERP में ना सब डिलीट हो जाता है ना बाद में। ERP पे डिलीट